हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है इकोनॉमिक्स पर। पहले हल्का सा रिवीजन हो जाए और फिर बेटा आगे बढ़ रहे हैं। कल से हम क्या करेंगे बेटा, मैं आपको ये बता देता हूँ। आज मैं कर नहीं पाया वो काम। अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, कल से बेटा मैं वर्कशीट्स दूंगा आपको। ठीक है, उस वर्कशीट्स में क्या होगा बेटा, वो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके काइंड ऑफ समझ लो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, वर्कशीट आप सॉल्व करोगे, उसके बाद हम बैच में डिस्कस करेंगे। ऐसा ही डेली चलेगा। ठीक है, चैप्टर खत्म होने पर 1 मार्कर्स हर तरीके के मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा। इधर ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजनिंग, जितने भी 1 मार्कर्स के टाइप हो सकते हैं, एमसीक्यू, सब डिस्कस करें। ठीक है, और वो मंथली, कम से कम मंथली तो रिटर्न टेस्ट होगा ही होगा और वीकली ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, मेरा ओरल में विश्वास शुरू से बहुत ज्यादा है यार। ठीक है ना, आजकल बच्चों को लगता है यार ठीक है कोई नहीं, फोन के बहाने, पेरेंट्स की कॉल के बहाने कुछ भी कह दो, व्हाट्सएप का आंसर डाल देंगे, तो रिटर्न में ना विश्वास मेरा इतना बनता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बता दिया कैसे चलेगा आगे का शेड्यूल। ठीक है जी, चलो चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन आप कराएंगे। किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 5। कितने? 4। हाउस होल्ड्स, फर्म, गारमेंट और फॉरेन सेक्टर। याद है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड की है। किसकी है? सिर्फ और सिर्फ फर्म की है। और फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका दूसरा नाम है फैक्टर सर्विसेज। बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या बोल रहे थे? फैक्टर सर्विसेज भी बोल रहे थे। ये कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड्स। क्या है ये 4? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी, बाबू लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करे फर्म को। फर्म ने गुड्स और सर्विस बनाए और बेच दिए। क्या इनको रिटर्न में कुछ मिलना नहीं चाहिए? मिलेगा भी। बाबू लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ठीक, ये तो बात याद हो गई थी। फिर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, याद है? कितनी फेजेस है? 3। पहली फेज का नाम प्रोडक्शन फेज या जनरेशन ऑफ इनकम। सेकेंड फेज इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तीसरी फेज एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। याद है आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पता है क्या होता है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम and its distribution among the factor of production, and finally its circulation from the household to the firm in the form of consumption expenditure produced by the firm. मैंने एक बात बोली थी बेटा आपको कि प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, इसके नीचे ना मैंने एक बात लिखवाई हुई है, जो मैंने कहा था बुक नहीं लिखती, पर ये आपके लिए जरूरी है कि आपको पता होगा पैसा किसके पास है, कब है। ठीक है ना? अच्छा, हिंदी में क्या मतलब बताया था मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का? कि इकोनॉमी में एक लिमिटेड सा पैसा है, उस एक साइकिल में ना घूमता रहता है, उसे ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। याद आ रही है आपको बात? और वो इन्होंने क्या करा, फर्म ने क्या किया, बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करो और बेच ली। बेचने से पैसा आया, इनकम जनरेट हुई, बेटा फर्म के पास पैसे आ गए। साथी भाई अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, 2-4 मिनट रुक जाओ। ठीक है जी, मैं डर रहा था आपकी शक्ल देख देख के, भाई ये क्या हो गया। ठीक है जी, तो बेटा फर्म के पास पैसा आ गया। फर्म ने क्या किया बेटा, उस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए जिन्होंने हेल्प की थी उनको रिटर्न में कुछ दिया, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को पे किया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो वो जब आपने पे किया तो ये पैसा हाउस होल्ड के हाथ में आ गया, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड ने प्रोवाइड की थी। तब बेटा ये हाउस होल्ड है, जीते जाते लोग हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ सर्विसेज कंज्यूम करेंगे जिंदा रहना तो। अब बेटा जब ये कंज्यूम करेंगे, चाहे गुड्स चाहे सर्विस, वो किसने प्रोड्यूस की होगी? फर्म ही तो प्रोड्यूस कर सकती है। ओनली प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज फर्म।
तो अगर फर्म ने प्रोड्यूस करी होगी तो क्या फर्म को पे नहीं करना पड़ेगा? फर्म को पे करना पड़ेगा, तभी तो उसका नाम एक्सपेंडिचर फेज है। पैसा किसके हाथ में आ गया? फर्म के हाथ में। फर्म क्या करेगी फिर बेटा? ये पैसे को प्रोडक्शन में लगा देगी और ये साइकिल कभी रुकेगा नहीं। मेरा ख्याल क्लियर होगी इतनी बात तो, कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होगी इतनी बात में। बढ़ाए बात को आगे, चलो जी, अब से समझ में आएगा सब। ठीक है, चलो सब सामने देखते हैं। वो एक नया टॉपिक है जिसका पेपर में आना लगभग कंफर्म होता है। ठीक है जी, टॉपिक का नाम है स्टॉक वर्सेस फ्लो। ठीक है जी, बहुत आराम से समझना। आप में से कोई ह्यूमैनिटीज का तो नहीं है ना? इससे बढ़िया क्या बात हो सकती। ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम्पल मैं अकाउंट से दूंगा। ठीक है जी, और धमाकेदार एग्जाम्पल होगा, पूरी जिंदगी भर के लिए स्टॉक और फ्लो यहीं रह सकते। ठीक है जी, आराम से सुन। तो क्या किसी भी डिफरेंस को हम बिना बेसिस के लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये 11th क्लास से आपको समझाते रहते हैं हम बात। बिजनेस स्टडीज से शुरुआत होती है, पहले डिफरेंस की 11th क्लास में जब आते हो बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, वहीं सब समझा देते हैं आपको। बिना बेसिस के मत लिखाना, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत इसकी करेंगे, विद बेसिस ही करेंगे। ठीक है जी, और मैंने कहा है नोट्स आप खुद बनाओगे। ठीक है, तो पहले मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो, तो फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। Yes. एक सेकंड रुकना। अब वो इतना लिख के रुक जाओ। लो होता है, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार, आराम से समझो। वो दो अलग अलग मुद्दे आपके सामने लिखे गए हैं। एक लिखा गया स्टॉक, एक लिखा गया फ्लो। बेटा स्टॉक क्या होता है? ये वो वेरिएबल्स हैं बेटा जो मेजर होते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर होते हैं। और फ्लो विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ टाइम, एक टाइम डायमेंशन है उसमें मेजर। ऐसा लिखा गया। अभी बच्चे कह रहे होंगे यार क्या मुद्दा है, हमें समझ नहीं आया। लो बेटा, अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा और मजा ही आ जाएगा। तो 11th क्लास में थे हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे जिसमें हम बेटा दो अकाउंट बना रहे थे। कल याद है ये चर्चा मैंने आपसे तब भी की थी जब मैं अकाउंट्स की चर्चा कर रहा था।
ठीक है, एक बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा एक स्टेटमेंट बना रहे थे जिसको हम बोलते थे बैलेंस शीट। अब सबसे ज्यादा काम की बात क्या सुनो, और वो इसके नीचे में एक बात लिखता था, फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, लेट सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो यही तो लिखता था। 1 अप्रैल 23 से शुरू होकर 31 मार्च 24 तक के लिए ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बना रहे, और बेटा बैलेंस शीट के नीचे एज एट फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन। देखो बेटा, अगर कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा, उसको ये एग्जांपल नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप अकाउंट्स के बच्चों, आपके ऊपर ये एग्जांपल बेस्ट बैठता है। एक बात बताना, इस बात का क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब है कि मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज या एसेट्स में जितनी भी बातें लिख रहा हूं, जितनी भी, ये सब 31 मार्च के दिन है। यही मतलब है ना इस बात का। कैपिटल 31 मार्च के दिन ये अमाउंट, क्रेडिटर 31 मार्च के दिन ये अमाउंट, बिल्स पेबल 31 मार्च के दिन ये अमाउंट, आउटस्टैंडिंग ये अमाउंट, एसेट्स में डेटर ये अमाउंट, कैश ये, बैंक बैलेंस ये, स्टॉक ये, ब्ला ब्ला ब्ला। यही है इस बात का मतलब कि 31 मार्च के दिन एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन ये। एक बात बताऊं, ये सभी आइटम्स स्टॉक है which are measured at a particular point of time। स्टॉक क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होते हैं। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था 31 मार्च के दिन इतना, बट फ्लो क्या है, विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक टाइम पीरियड के दौरान मेजर होते हैं। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक परचेज इतनी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सेल्स इतनी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फ्रेट का एक्सपेंस इतना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कैरेज इनवर्ड इतना, कैरेज आउटवर्ड इतना, प्रॉफिट्स इतने, लॉसेस इतने। सर यहां दी गई सारी आइटम फ्लो है, देयर एग्जिस्ट अ टाइम डायमेंशन। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, यह टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक डेटर इतने, ऐसे कौन बोलता है भाई 31 मार्च के दिन मैंने इतना पैसा लेना है लोगों से, मेरे डेटर से इतने, 31 मार्च के दिन मैंने लोगों का इतना पैसा देना है, मेरे क्रेडिटर से इतने। समझ में आ रही है बेटा बात? इससे बेस्ट एग्जांपल स्टॉक और फ्लो का पूरी दुनिया में नहीं है कहीं, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो। समझ में आई बात? अगर ये बात समझ में आई ना, तो बेटा मैंने ना एग्जाम्पल की ना कॉलम छोड़ दी है, अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते चलो, बहुत ही मजेदार बन जाएगी ये चीज। और कल जो हमारी पहली वर्कशीट है वो इसी टॉपिक पर है, कल आएगा लिखा हुआ वर्कशीट, आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टॉक है, फ्लो है, 15-20 आइटम लिखी होंगी, वो आपने सॉल्व करके देनी है, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है बच्चा, चलो भाई आज इससे ढंग से पढ़ लो, खा जाओ इसको। ठीक है चलो, एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, आपने गेस करना है, मुझे भी पता है भी आपको नहीं पता, पर मैं आपको बता चुका हूं, अगर इसको दिमाग में रखोगे बहुत अच्छे से तो झेल जाओ। ठीक है पूछो, चलो बताओ इनकम कहां पर रहेगी, स्टॉक या फ्लो, स्टॉक या फ्लो? जितने लोग बोल रहे हैं स्टॉक, इनकम का मतलब कुछ और नहीं, प्रॉफिट से। प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकाला आपने, कभी बैलेंस शीट से निकाला, कहां से निकाला, ट्रेडिंग अकाउंट या पेमेंट अकाउंट, कि मैंने एक साल में कितना कमाया? कोई ऐसा कहता है 31 मार्च के दिन इतना कमाया रात को 8 बजे? ऑब्वियसली नहीं। समझ सकते हो इस चीज को, पक्की बात? तो क्या हुआ, ये फ्लो कंसेप्ट देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू फ्लो में मैंने लिख दिया इनकम कॉमा प्रॉफिट, समझदार को इशारा काफी, लॉसेस काइंड। जब अगर प्रॉफिट फ्लो है तो लॉसेस भी क्या है, फ्लो है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, अभी सब ध्यान दो, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, इनकम समझ में आया, प्रॉफिट समझ में आया, लॉसेस समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नेशनल इनकम, बेटा अगर इनकम फ्लो है तो नेशनल इनकम क्या है, ये भी फ्लो है, बस वो देश ने कमाई, एक नेशनल कंसेप्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यूनिट का नाम क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम, इसलिए पूछ लिया आपसे। ठीक है, अब बहुत सोच समझ के आंसर करने से पता लग जाएगा आपने 11th कितनी पढ़ी है। ठीक है, जीडीपी क्या होगा, स्टॉक या फ्लो?
जीडीपी क्या होना चाहिए, स्टॉक या फ्लो? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? शुक्र, शुक्र, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब ये बताओ सोच समझ के, कभी पढ़ा जीडीपी क्या होता है? अगर नहीं पढ़ा तो आज मैं सबसे आसान डेफिनेशन बताने वाला हूँ जीडीपी की। अच्छा गैस तो कर दो यार, दो ही ऑप्शन है स्टॉक है, इस स्टॉक के साथ कौन कौन है बता दो बस मेरे को। बचे हुए फ्लो के साथ है, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जीडीपी फ्लो है। स्टॉक क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ। जीडीपी की डेफिनेशन पे अगर गौर फरमाते आप तो आपको पता लग जाता है ये एक फ्लो वेरिएबल है। कैसे पता लग जाता है? जीडीपी की डेफिनेशन सबसे आसान जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो क्या है सुन लो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, एक इकोनॉमी में, एक साल में, वो जीडीपी होता है। मेरे इंडिया में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मिलकर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है वो इंडिया का जीडीपी कहलाता है। एक साल। देयर एग्जिस्ट अ टाइम। एक टाइम दिखाई दे रहा है, एक साल है, तो क्या होगा बेटा? लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? स्पीड तो नहीं जो पकड़ रखी मैंने, तो बहुत स्लो हो गया हूँ। चलो जी, तो बाबू मैंने एग्जांपल में जीडीपी भी यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? पूछूं और आइटम आपसे, प्रोडक्शन। बाबू ऐसा कोई नहीं कहता 31 मार्च को मैंने इतनी यूनिट प्रोड्यूस कर दी, 3 महीने में इतनी यूनिट बना दी, 1 महीने में इतनी बना दी, सुबह से लेकर शाम तक इतनी बना दी, ऐसे बोलता है। कोई नहीं बोलता 31 मार्च के दिन 8 बजे कितनी बना दी। समझ आया बेटा? तो प्रोडक्शन भी कहाँ आएगा? फ्लो में आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा ये बताओ वेल्थ कहां पर आएगी? मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। वेल्थ का अकाउंट्स की भाषा में मतलब होता है कैपिटल। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, स्टॉक। बैलेंस शीट में मैंने पूरे पे लिख दिया क्या? स्टॉक। कैपिटल कहाँ होती है? बैलेंस शीट में होती है। क्या है ये? स्टॉक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर मैं बोलूं वेल्थ यहाँ पर आएगी, कई बार पेपर परेशान करने के बोल देते हैं नेशनल वेल्थ, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक इंसान की है, नेशनल वेल्थ पूरे देश की है, तो कैपिटल ही कहाँ है? नेशनल वेल्थ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, अभी हमने डिसाइड कर लिया कहां पर आएगा, यहाँ। अगर मैं बोलूं अमाउंट ऑफ, या सॉरी छोड़ो, मैं बोलूं क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो यहाँ आएगा। अगर मैं बोलूं क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड, कितना मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, दैट सिंपली मींस माय स्टॉक, माय क्लोजिंग स्टॉक, वो कहां पर आएगा बेटा? स्टॉक। क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं? बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर है बात? पक्का? बढ़ाएं बात को आगे? ठीक है जी। तो वो कुछ एग्जांपल लिख लो आप, मैं ऐड कर देता हूं और एग्जांपल। चलो, तो वो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब। वो मेरी चर्चा अगले 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्लो पर है, ठीक है? फ्लो के ना बेटा दो टाइप है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इनका भी डिफरेंस पेपर में आता है, ठीक है ना जी? तो अभी मैं बेसिस ऑफ डिफरेंस और रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में लिख रहा हूँ, फिर हम बेटा चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ साथ लिख लो।
इतना नोट डाउन करो बेटा। लो बेटा समझते हैं जरा इसको, आराम से देखना जरा सबने। वो रियल फ्लो क्या होता है और मनी फ्लो क्या होता है, अगर आपने पहला मीनिंग पढ़ा और शायद आपको कुछ क्लियर भी हुआ हो। बेटा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म इज नोन एज रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है बेटा, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ना सिर्फ गुड्स और सर्विस ही एक्सचेंज होते हैं, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। क्योंकि मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो यहाँ वही दिक्कतें आती हैं जो बार्टर सिस्टम में आती थी, क्योंकि यहाँ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, इसलिए इसका अदर नेम भी रखा गया फिजिकल फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो मैं कैसे दे सकता हूं, आराम से सुन। ये रहा हाउस होल्ड, ये रहा फार्म, आप पूरा लिखना, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो वो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फार्म को। फैक्टर सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फर्म ने क्या करा, बदले में इनको कोई पैसे नहीं दिए बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए जो फर्म प्रोड्यूस करती थी। कहने का मतलब क्या, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल। एक इंसान ना दर दर भटकता था, गांव का आदमी था, शहर में आ गया, उसको लगा कुछ काम मिल जाएगा, कुछ काम ही ना मिले। 5-4 दिन रेलवे स्टेशन में सो गया, जितने पैसे जेब में लाया था खा पी गया, बहुत परेशान घूम रहा था। वो एक दिल्ली में पहुंचा जहाँ एक डेयरी थी, जिनका बिजनेस डेयरी फार्मिंग का था। उन्होंने बहुत सारी भैंसें पाली हुई थी। तो आया कि मेरे लायक कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे को कुछ काम करना है तो तू काम कर सकता है हमारे यहाँ, पर पैसा नहीं मिलेगा। रहने के लिए जगह दे देंगे, पीने के लिए दूध दे देंगे, खाने के लिए रोटी दे देंगे, पैसा नहीं मिलेगा 1 रुपया। उसने कहा ठीक है, मुझे ये भी मंजूर। बेटा ये बेस्ट एग्जांपल है रियल कि हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को। यहां पर मेरे एग्जांपल में उसने लेबर सर्विसेज दी, दे सकता है चारों में से कुछ भी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में क्या मिला, पैसा नहीं मिला बल्कि गुड्स और सर्विसेज ही मिल गए। ठीक है बाबू, यहाँ दिक्कतें बार्टर सिस्टम जैसी ही होंगी, वही दिक्कतें जो आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं पढ़ा दूंगा बहुत सारी। ठीक है, एक ऐसे आदमी को ढूंढना जिसको आपकी जरूरत की चीज चाहिए और आप भी उसकी जरूरत की चीज खरीदने को तैयार हो, सर बहुत मुश्किल काम है दुनिया में। ठीक है ना जी, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। मनी फ्लो नाम से ही समझ में आ रहा है बाबू, यहाँ क्या है, मनी ही एक्सचेंज होगी हाउस होल्ड और फर्म में। वो शो सर्विस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ मनी की इन्वॉल्वमेंट है। अदर नेम नॉमिनल फ्लो। यहाँ क्या बार्टर सिस्टम जैसी डिफिकल्टी होगी भैया, पैसा आने के बाद बार्टर सिस्टम जैसी डिफिकल्टी कहाँ रह गई है। ठीक है जी, और अगर एग्जांपल देकर मुझे समझाना हो तो लो जी एग्जांपल समझते हैं। वो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म ने क्या किया, इनको इनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट दी थी। फैक्टर पेमेंट क्या क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब आपको पता है कि इसको क्या मिला होगा, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को ये तो मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। पैसा आ गया इनके हाथ में, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड ने क्या किया, इस पैसे को खर्च कर दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। पैसा इनके पास आया, किसके गुड्स और सर्विस खरीदेंगे, फर्म ही तो बेचती है। वो पैसा खर्च कर दिया फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर लेने। यानी कि दोनों ही लूप में क्या है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, या दोनों ही लूप में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट है। समझ आई बात, क्रिस्टल क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। नोट डाउन कर लो डायग्राम, एक भी शॉर्टकट नहीं चाहिए, एक भी। पूरा हाउस होल्ड, पूरा फर्म, पूरा फैक्टर, सब कुछ पूरा। कुछ समझ नहीं आ रहा बता दो, दोबारा ठीक कर देता हूँ। शॉर्टकट नहीं चाहिए एक भी। बेटा अब मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता है वो खत्म नहीं होगा, पर 5-4 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी, अब बेटा मेरे कोर्स में ना 4 टॉपिक हैं बैक टू बैक एक जैसे। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, circular flow in two sector economy with financial market, circular flow in three sector economy, circular flow in four sector economy। ठीक है, और इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा इन 4 टॉपिक के बाद, लीकेज और इंजेक्शन। मतलब मेरे को लगता है मेरा चैप्टर परसों आधे दिन में ही पूरा हो जाएगा। ठीक है,
अब सुनो जरा मेरी बात। सर्कुलर फ्लोइंग टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, शुरू कर रहा हूं। विद फाइनेंशियल मार्केट सर्कुलर फ्लोइंग थ्री सेक्टर इकोनॉमी इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। बचे हुए तीनों की मेरे कोर्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ डायग्राम्स है। जो मैं आज टॉपिक शुरू कर रहा हूं उसकी एक्सप्लेनेशन भी है डायग्राम की, ठीक है। डायग्राम ढंग से समझ लोगे, एक्सप्लेनेशन लिखने में 1 मिनट लगेगा। डायग्राम नहीं ढंग से समझोगे, एक्सप्लेनेशन कभी जिंदगी में बना नहीं सकते, ठीक है। अब आराम से सुनना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल रियलिटी से ना बहुत दूर है। आपको बहुत गुस्सा आएगा पढ़ते टाइम, मुझे उससे ज्यादा गुस्सा आता है पढ़ाते टाइम, और हर साल पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। अब देखो मेरे कोर्स में क्या है, अब मैंने आपको बता दिया, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आराम से जरा इस टॉपिक की पहली एक्सप्लेनेशन का पॉइंट समझ लो, फिर मैं डायग्राम बना दूंगा। आपको पहले पॉइंट में समझ में आ जाएगा यार क्या पढ़ा रहे हो, जो चीज रियलिटी नहीं है वो क्यों पढ़ा रहे हो। अब क्यों रियलिटी नहीं समझना। तो सर्कुलर फ्लोइंग टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि हमें असम्पशन लेनी पड़ेगी देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, वन इज द हाउस होल्ड एंड द अदर वन इज फार्म। दैट सिंपली मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट, देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। यार क्या बात कर रहे हो, 20th सेंचुरी में बात कर रहे हो कि किसी देश में गवर्नमेंट नहीं है। मुझे बताओ कौन सा देश है ऐसा, क्या बात कर रहे हो, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के पीछे मर रही है, आप कह रहे हो फॉरेन सेक्टर नहीं है, मतलब नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन मेरे कोर्स में विद डायग्राम। गुस्सा आ रहा सुन के, जो चीजें रियलिटी नहीं है वो पढ़ाई जाती है, जो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में दुनिया में वो पढ़ाया नहीं जाता, उसके सिर्फ डायग्राम है। लेकिन क्या करें भाई, अब मेरी भी मजबूरी है यार, जितने आप मजबूर हो उतना ही मैं मजबूर हूँ, तो आराम से सुनते हैं इसको। सुनो, मैं एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से कराना चाहता हूँ, फिर वाइंड अप कर रहा हूँ, डायग्राम भी कल ही बनेंगे, ठीक है। सुनना, क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट पॉइंट में, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, वन इज द हाउस होल्ड एंड अदर वन इज द फार्म, देयर इज नो गवर्नमेंट। अब ये मत कहना देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, ऐसे नहीं लिखना, इसको बहुत अच्छे लिखना है। एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में वही मतलब है कि कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, एन इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो इकोनॉमी जिसकी किसी भी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, यानी कि बेटा घूम फिर के वही बात कि उसका कोई फॉरेन सेक्टर ही नहीं है। समझ में आएगा क्या बोली, क्या लिखेंगे, नहीं तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, one is household and other one is the farm, there is no government and the economy is closed economy। इतना लिखा, closed economy पे स्टार, नीचे स्टार को डिफाइन करा। closed economy क्या है, closed economy is an economy having no economic relationship with outside world, that simply means there is no involvement of any foreign sector। क्लोज इकोनॉमी का सिंपल मतलब ये है कि उसका कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, वो इकोनॉमी वही है जो 1991 से पहले इंडिया था, ना तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट, वही है बस अपने देश के अंदर झाको। जब हमने ग्लोबलाइजेशन करा तब हमारी इकोनॉमी को क्या बोला गया, ओपन इकोनॉमी। जो भी ग्लोबलाइजेशन करता है उस इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी सबके लिए खुल गई। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वो किसी के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते, ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट, मतलब उनके पास कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। समझ में आ रही है बात, अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना आज में, ओके बात आती है ना मुझे को पढ़ानी थोड़ी सी, इतनी बात क्लियर हो गई पहले पॉइंट में, ठीक है। बस आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।